नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉपिक कौन कौन से रहेंगे हम आपको बता दें कि सरकार के अंग और सरकार के विभिन्न स्वरूप, लोकतंत्र के प्रकार। ये टॉपिक को कवर करने के लिए एनसीईआरटी के कौन कौन से लेसन किस चैप्टर की पढ़नी पड़ेगी और किस क्लास की कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ये बताते चले। जैसे कक्षा 6 की न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो कक्षा 6 की न्यू एनसीईआरटी में सामाजिक एवं राजनीतिक फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक एवं राजनीतिक फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और उसके बाद इसके अध्याय 3 का सरकार क्या है इसको पढ़ना पड़ेगा। अध्याय 4 में लेसन 4 में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पढ़ना पड़ेगा। कक्षा 9 की न्यू एनसीईआरटी में आपको जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक फर्स्ट, जिसके तहत पढ़ना पड़ेगा आपको लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इसको पढ़ना पड़ेगा। और कक्षा 9-10 की ओल्ड एनसीईआरटी भारत संविधान और सरकार की अध्याय 1 में समाज और तथा नागरिक पढ़ना पड़ेगा। अध्याय 2 में सरकार पढ़ना पड़ेगा। अध्याय 9 में लोकतंत्र पढ़ना पड़ेगा। और कक्षा 9 की ओल्ड एनसीईआरटी है इकबाल नारायण सरकार के अंग का अध्याय 1 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सरकार और उसके अंग सैद्धांतिक चर्चा दी गई है। तो दोस्तों इतना जब आप पढ़ेंगे तो जो हमने टॉपिक बताया कि सरकार के अंग, सरकार की विभिन्न स्वरूप, लोकतंत्र के प्रकार का अध्ययन कर पाएंगे। तो हम इन सबको आपको पढ़ने से छुटकारा देने के बजाय आपको इसका सारांश ही बताते चलते हैं। इसका सारांश अगर आप इन क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने के पश्चात आपको ये सारांश मिलेगा तो हम उसको पहले ही बता देते हैं कि भैया सारांश पहले ही पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि सारांश में यह है। तो इसको आप ये आपको प्राप्त तभी कर पाएंगे जब आप इन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसका निचोड़ सारांश बता रहा हूं जो आप समझिए बेहतर तरीके से। आइए चलते हैं हम उस पर। तो चलिए तो सबसे पहले हम आते हैं गवर्नमेंट, सरकार क्या है। सरकार एक निश्चित व्यक्तियों का समूह है। सरकार निश्चित व्यक्तियों के समूह की वह संस्था है जो निश्चित समय के लिए निश्चित सिद्धांतों के अनुसार जनसंख्या पर या अपने नागरिकों पर शासन करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। सरकार की अवधारणा को समझने के लिए हम राज्य के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। राज्य के कॉन्सेप्ट क्या है? राज्य के एलिमेंट 4 एलिमेंट होते हैं। राज्य के 4 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है क्षेत्र, भूमि क्षेत्र। भूमि क्षेत्र है। भूमि क्षेत्र है कि अगर आपको कहीं पर भूमि क्षेत्र मिल गई जो उपजाऊ है, वहां पर धीरे धीरे जनसंख्या एकाकी जनसंख्या होगी। जनसंख्या वहां पर कैसी होगी? एकाकी जनसंख्या होगी। लेकिन कुछ समय पश्चात धीरे धीरे प्रकृति प्रजनन के द्वारा जनसंख्या बढ़ने लगेगी। प्रकृति प्रजनन के अनुसार जनसंख्या बढ़ेगी तो इनकी क्या बढ़ेगी? जनसंख्या बढ़ने लगेगी। प्रकृति प्रजनन के अनुसार जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो कंट्रोल करने के लिए, इसे नियंत्रण करने के लिए एक नियंत्रणकारी संस्था तो भी होनी चाहिए। तो हाँ, संस्था तो होती है। संस्था कौन होती है? संस्था निर्मित की जाती है सरकार नाम की संस्था निर्मित की जाती है जिससे जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सके। तो क्या होती है? सरकार की परिभाषा हमने ऊपर पहले आपको बताया। इसके पश्चात अब सरकार को निर्णय लेने के लिए आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि उसे अगर बाहरी निर्णय भी ले रही है या आंतरिक निर्णय ले रही है तो कोई बाहरी शक्ति, बाहरी संप्रभु शक्ति या बाहरी कोई राष्ट्र उसे हस्तक्षेप न कर सके। तो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रभु। क्या कहते हैं? संप्रभु। ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट होने बहुत जरूरी है एक राज्य में।
अगर कोई भी एलिमेंट कम होता है तो राज्य का दर्जा नहीं मिलता। जैसे तिब्बत का देख लीजिए, तिब्बत के दलाई लामा को पास भूमि क्षेत्र ही नहीं है, उनके पास जनसंख्या, सरकार संप्रभु है, लेकिन भूमि क्षेत्र ही नहीं है। उन पर चाइना के आक्रमण करने के द्वारा वो भारत चले आए, लद्दाख में बसे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी सरकार कहाँ है। जो कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं उनके पास भूमि क्षेत्र ही नहीं है, तो वो भूमि क्षेत्र तिब्बत को चाइना अपना अधिग्रहण बताता है। तो भूमि जब क्षेत्र ही नहीं है तो उनकी सरकार उनका राज्य कहाँ है, तो राज्य नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट हम ये जानते हैं। और उसके बाद हम आते हैं सरकार के अंग कौन कौन से हैं। सरकार के अंग 3 प्रकार के होते हैं। सरकार के जो पार्ट हैं, अंग हैं, वो 3 होते हैं। 3 कौन कौन हैं? 3 हम बताते चले आपको। 3 जैसे विधायिका है, इसे लेजिस्लेचर कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और क्या है? न्यायपालिका। ठीक है। ये तीनों में विधायिका क्या होती है? विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, जिससे नागरिकों का को सही तरीके से नियंत्रण किया जा सके, सुव्यवस्थित तरीके से उनका शासन चल सके। तो ये कानूनों को परिस्थितियों के अनुसार निर्माण करती हैं। कानून को जैसे जैसे परिस्थिति का चेंज होती है, प्रकृति के अनुसार नहीं कि कैसे प्रकृति बदल रही है, मनुष्यों के दिनचर्या के में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसी के अनुसार ये कानून बनाती है। अब जब कानून बनाती है तो कानून का निर्वहन करने के लिए कोई होना चाहिए, उसका कार्यान्वयन कराने के लिए उससे कोई होना चाहिए। तो उसके लिए कार्यपालिका गठित की गई। तो कार्यपालिका कार्य क्या हो गया? कानूनों का कार्यान्वयन करवाना, उसे लागू करवाना। अब नागरिकों की रक्षा करने के लिए भी होनी चाहिए ना भैया, कि नागरिकों की रक्षा भी की जाए। नागरिकों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका गठित की गई, क्योंकि नागरिकों के मूल अधिकार है। मूल अधिकारों के लिए अगर कोई उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक है। अब उसके बाद हम आते हैं सरकार के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं। सरकार के विभिन्न स्वरूप को हम बताते चले। सरकार के विभिन्न स्वरूप में लोकतंत्र और तानाशाही सरकार पहला हो गया, और उसके बाद संसद आएगा विभिन्न स्वरूप में, विभिन्न स्वरूप। तो सबसे पहले हम आते बताते चले आपको कि लोकतांत्रिक और तानाशाही सरकार। लोकतांत्रिक और तानाशाही सरकार, तानाशाही सरकार। ठीक है। तो लोकतांत्रिक का तात्पर्य होता है कि जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन के शब्दों में है। तो वास्तविक अर्थ इसका होता है कि नागरिकों को वहां के सरकार को चुनने के लिए, अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करने के लिए उनके पास स्वतंत्रता हो, विकल्प हो, उनका अपना अधिकार हो, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। तो उसे हम कहते हैं वास्तविक लोकतंत्र, जहाँ पर उनको अपने प्रतिनिधियों को चुनने का स्वतंत्र विकल्प होता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जिसे चाहे उसका चुनाव कर सके। उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, सार्वभौमिक वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। तो हमने कहते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है। उसके बाद तानाशाही सरकार। तानाशाही सरकार में अगर देश का शासन किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में आ जाए और वो अपने इच्छा के अनुसार शासन चलाने लगे, तो भले ही वह व्यक्तियों के, वहाँ के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो, जैसे मौलिक अधिकारों के अंतर, मूल अधिकारों का हनन हो, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, तो कहते हैं हम वह तानाशाही सरकार है। जैसे हम उदाहरण के स्वरूप में, उदाहरण के तौर पर बताते चले
कि पाकिस्तान की मुशर्रफ की सरकार, अफगानिस्तान की तालिबानों की सरकार, इराक की सद्दाम हुसैन की सरकार, वर्तमान समय में देखिए आप उत्तर कोरिया की किंग जोंग की सरकार। तो ये तानाशाही सरकारों के उदाहरण थे। उसके बाद हम दूसरा सरकार के स्वरूप में है, दूसरा संसदीय स्वरूप। कौन सा? संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप में हमको पढ़ना पड़ता है संसदीय सरकार के अंतर्गत। संसदीय सरकार, सबसे पहले इसका एक जो एलिमेंट होना चाहिए कि संसद तो होना चाहिए। संसदीय सरकार में संसद का होना आवश्यक है। इसका आना होगा आवश्यक है संसद। अब जब संसद होगी तो यहाँ पर द्विसदनीय सदन तो होगा ही होगा, बात तो कंफर्म है, ठीक है। जब संसद है तो यहाँ पर द्विसदनीय सदन तो भी होगा। क्या होगा? द्विसदनीय सदन, द्विसदनीय सदन होगा, द्विसदनीय सदन होगा। द्विसदनीय सदन में लोकसभा राज्यसभा होंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर द्वि कार्यपालिका होनी चाहिए, दो कार्यपालिका होनी चाहिए। दो कार्यपालिका का, एक राष्ट्र कार्यपालिका, एक सरकार की कार्यपालिका। ओके, क्या होनी चाहिए? एक राष्ट्र कार्यपालिका और एक सरकार की कार्यपालिका। राष्ट्र की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। यह नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति की भारत में। और सरकार की का प्रमुख जो होता है वह पीएम होता है, ठीक है। यह वास्तविक कार्यपालिका होती है सरकार की। तो अब इनका एक मोटो है कि हम साथ साथ तैरेंगे, साथ साथ डूबेंगे, अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय सरकार का एक प्रमुख तत्व है। तो सामूहिक सिद्धांत का भी काम करना होता है इसमें। सामूहिक सिद्धांत का तात्पर्य यह होता है कि मंत्रिपरिषद के प्रति अगर एक भी सदस्य, मंत्रिपरिषद एक भी सदस्य के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है या उसे त्यागपत्र देना पड़ता है या त्यागपत्र दिलवाया जाता है, तो सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का ये सिद्धांत है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए इसमें नागरिकता, एक ही नागरिकता होती है, लेकिन सदस्यता की बात करें तो सदस्यता यहाँ पर आपको नागरिकता तो एक ही होती है, लेकिन सदस्यता जो लोकसभा के सदस्य रहेंगे वही मंत्रिपरिषद के भी सदस्य रहते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं अध्यक्षात्मक सरकार पर। अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार पर आते हैं। ये भी सरकार का स्वरूप है, अध्यक्षात्मक सरकार। तो इसमें यह तात्पर्य होता है कि यहाँ की सरकार, संसद और राष्ट्र की कार्यपालिका दोनों के सदस्य अलग अलग होते हैं। जबकि संसदीय सरकार में, जैसे भारत में, कि सदस्य एक ही विधायिका के सदस्य हो या लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद होते थे, जबकि यहाँ पर संसद के सदस्य अलग होंगे अध्यक्षात्मक सरकार में और कार्यपालिका के सदस्य अलग होंगे। ओके, और यहाँ पर पृथकता का जो सिद्धांत है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में पूर्णतया लागू किया गया है। पृथकता का सिद्धांत पूरी तरफ से यह पूर्णतया लागू किया गया है। पृथकता का सिद्धांत, पृथकता शायद हम रॉन्ग लिख रहे हैं, तो पृथकता हम सही लिखते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण, अभी भी शायद पृथक्करण ये होता है ना कभी कभी, पृथक्करण का सिद्धांत। सिद्धांत यहाँ पर
पूर्णतया लागू किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं संघीय और एकात्मक सरकार में। संघीय और एकात्मक सरकार। अब संघीय सरकार होती क्या है? संघीय सरकार हम बताते चलते, आपको पहले इसको हम राइट कर लें कि आपको ये मालूम चले कि हाँ कि ये टॉपिक चल रहा है। संघीय सरकार। संघीय सरकार में राज्यों के समझौते के अनुसार संघ का निर्माण किया जाता है, इसलिए संघ का नाश नहीं किया जा सकता, संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे यूएसए की सरकार से हम संघीय शासन कहते हैं। यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा पूरी तरह से किया जाता है, जैसे पूर्णतया लागू किया जाता है संघीय सरकार में। और इसके बाद एकात्मक की सरकार है। एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार शासन का केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाता है। केंद्र जैसे लागू करेगी वैसे शासन का नियम चलाया जाएगा। जैसे संघीय सरकार में राज्य सरकार की शक्ति अलग होती है, केंद्र सरकार की शक्ति अलग होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और राज्य सरकार केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जबकि एकात्मक सरकार में केंद्र की सरकार राज्य सरकारों में पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ की कनाडा की सरकार और भारत की यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेशों की सरकार, यूनियन टेरिटरी यूटी की सरकार। जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति के शासन के द्वारा चलाया जाता है, तो यूटी में राष्ट्रपति के शासन। तो ये रही एकात्मक सरकार, संघीय सरकार। उसके बाद अध्यक्षात्मक सरकार। अब इसके बाद हम अगले पे आते हैं कि लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रकार यहाँ पर लिखते हैं, लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र, लोकतंत्र के प्रकार और उसके प्रकार और इनके प्रकार। तो हम लोकतंत्र तो पहले पढ़ चुके हैं कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, और इन्हें पूरी तरफ से अपना प्रतिनिधि का चुनाव करने में स्वतंत्रता हो, विकल्प प्राप्त हो, सार्वभौमिक वोट प्राप्त हो, अन्य राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, उन्हें लोकतंत्र कहते हैं। अब इनके प्रकार, दो प्रकार होते हैं, हम बताते चलें दो प्रकार, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे जनता के सीधे चुनाव द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, जो अपने प्रतिनिधियों पर सीधा नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे स्विट्जरलैंड। और उसके बाद अप्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक संसदीय और एक अध्यक्षात्मक। एक संसदीय और एक अध्यक्षात्मक। ठीक है, संसदीय का एग्जांपल जैसे हमने ऊपर तो बताया कि संसदीय भारत और यहाँ अध्यक्षात्मक का यूएसए। भारत में सिद्धांत है कि हम साथ साथ तैरते हैं, साथ साथ डूबेंगे, और यूएसए में शक्तियों का पृथकता का सिद्धांत पूर्णतया लागू किया जाता है। और इनके सदस्य अध्यक्षात्मक सरकार में संसद के अलग होते हैं और कार्यपालिका के अलग होते हैं, जबकि संसदीय सरकार में जो संसद के सदस्य रहते हैं वही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, यह रहा एनसीईआरटी का निचोड़ आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। ये आप देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी का निचोड़ हमने प्रस्तुत किया। और बाकी एनसीईआरटी जो लेसन दिए गए हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको ये लेसन दिए गए थे कि कक्षा 9 की ओल्ड एनसीईआरटी इकबाल नारायण सरकार के अंक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और लोकतांत्रिक राजनीतिक फर्स्ट के अध्याय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक फर्स्ट के अध्याय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो निचोड़ है एनसीईआरटी का, हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया।
अब हम मिलेंगे कल के एनसीईआरटी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।